नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम भारत के एक मिस्ट्री आइलैंड सेंटिनल द्वीप के बारे में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। 2 अगस्त 1981 की तारीख, आधी रात से ठीक पहले की बात है। प्रिमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफ़र कर रहा था। खराब मौसम और कुछ कन्फ्यूजन के चलते जहाज भटक गया और सुबह पता चला कि जहाज एक शैवाल की चट्टान से टकराया है। सूखी जमीन देखकर जहाज के कैप्टन को हिम्मत मिली। सामने एक बड़ा सा टापू था जिसमें मीलों लंबा बीच था। कोई खतरा नहीं था, इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि जहाज पर रुककर ही मदद का इंतजार करेंगे। कुछ दिन गुजरे। एक दिन शिप के वॉच टावर में खड़े एक लड़के को कुछ दिखाई दिया। उसे देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों से उस ओर आ रहे हैं। पहले तो उसे लगा कि शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए लोग भेजे होंगे। फिर उसने जरा नज़र पैनी की ये आम लोग नहीं थे। छोटे कद के लेकिन तगड़े आदमी थे जिनके बाल घुंघरालू थे। इनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज के जो उनके कमर में बंधी थी। साथ ही इन लोगों ने भाले और धनुष तीर पकड़ रखे थे जिन्हें वे हवा में लहरा रहे थे। उसी वक्त वहां से कोसों दूर हांगकांग में रेजेंट शिपिंग कंपनी के ऑफिस में फोन की घंटी बजी। फोन उठा। सामने से प्रिमरोज के कप्तान की कांपती हुई आवाज आई। 50 के आसपास जंगली लोग लकड़ी की नाव से जहाज पर हमला करने आ रहे हैं। शाम तक ये शिप पर चढ़ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जल्दी हेलीकॉप्टर भेजकर हथियार गिराओ। कंपनी ऑफिस में हंगामा मच गया। बात हांगकांग सरकार तक पहुंची। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, लगता है प्रिमरोज का कप्तान पागल हो गया है। अगले दिन प्रेस में खबरें छपी कि इस द्वीप के लोग आदमखोर हैं, इंसान को मारकर खा जाते हैं। इधर शिप पर हालत खराब थी। एक फ्लेयर गन, कुछ पाइप, जिसको जो मिला पकड़ कर ले आया। इनको इस्तेमाल कर 24 घंटे तक ये लोग खुद की रक्षा करते रहे। टापू के लोग शिप पर तीर चला रहे थे, लेकिन तेज हवा के चलते तीर जहाज तक नहीं पहुंचे। ऊपर से शिप की ऊंचाई के चलते कोई चढ़ भी नहीं पाया। एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा। रस्सी से चढ़कर शिप में मौजूद लोगों को बचाया गया। जहाज वहीं खड़ा रहा। डिसमेंटल करने के लिए कंपनी को ठेका मिला। उनके वर्कर पहुंचे तो उन पर भी हमला हुआ। फिर कुछ समय बाद सब शांत हो गया। जंगल से लोग आते रहे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने हमला करना बंद कर दिया। जिस टापू पर यह सब हो रहा था वो भारत के अंडमान द्वीप समूह का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। और जिन लोगों ने हमला किया उन्हें सेंटिनली आदिवासी कहा जाता है। भारत का ये वो इलाका है जिसका 60,000 सालों से सभ्यता से पाला नहीं पड़ा है। यहाँ न कोई जा सकता है, न इन लोगों से मिल सकता है। बताएंगे कि भारत की उस आदिवासी समुदाय के बारे में जिनका पाला आधुनिकता से नहीं पड़ा, जिनके इलाके में पैर रखना तक मुश्किल है। क्या है इनकी कहानी, चलिए जानते हैं। बात शुरू होती है 1296 से। मार्को पोलो ने अपने संस्मरण में लिखा था कि अंडमान के लोग आदमखोर होते हैं। इनके दांत तेज होते हैं, लाल आंखें होती है और ये जिसे देखते हैं मार डालते हैं। मार्को पोलो ने ये लिख तो दिया, लेकिन इतिहासकार नहीं मानते कि उसने कभी अंडमान पर पैर रखे होंगे। संभव है कि पोलो ने जो भी लिखा है वो सब सुनी सुनाई बातें थीं। बहरहाल नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का पहला आधिकारिक जिक्र 1771 में मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सर्वे के लिए यहाँ पहुंचा था। इन लोगों ने द्वीप पर आग जली देखी, लेकिन वहां उतरे नहीं। आधुनिक मनुष्य का पैर इस आइलैंड पर साल 1867 में पड़ा था, जब एक मालवाहक जहाज द्वीप के किनारे क्रैश कर दिया गया था। शिप में 86 लोग द्वीप पर उतरे थे। उन्हें द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों का कुछ पता नहीं था। 3 दिन बाद एक सुबह जब ये लोग नाश्ता कर रहे थे, तब इन पर अचानक हमला हुआ। बड़ी मुश्किल से ये लोग जान बचाकर वहां से भागे और तब कंपनी के एक जहाज ने इन्हें रेस्क्यू किया था। सेंटिनली लोगों और आधुनिक मनुष्यों का पहला कांटेक्ट 1880 में हुआ। रॉयल नेवी के अफसर मॉरिस पोर्टमैन सशस्त्र टुकड़ी को लेकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचे थे। बहुत दिनों की खोज के बाद उन्हें एक बूढ़ा, एक औरत और 4 बच्चे मिले, जिन्हें अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए। आदमी और औरत कुछ दिन बाद मर गए। बच्चे की तबीयत भी खराब होने लगी। पोर्टमैन ने उन्हें वापस से द्वीप पर भेज दिया। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं हुई। 1898 में संभवतः काला पानी से भागकर एक जुगाड़ू नाव के जरिए कोई कैदी इस आइलैंड तक आ पहुंचा था। कुछ रोज बाद एक सर्च पार्टी उसके पीछे आई तो उन्हें उसकी लाश मिली।
जिस पर तीर के निशान थे और गला रेत दिया गया था। इसके बाद लगभग 70 साल तक कोई इस आइलैंड के नज़दीक नहीं गया। आज़ादी के बाद भारत सरकार की तरफ से इस आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। फिर बाद में सरकार ने कुछ शोधकर्ताओं को आइलैंड तक जाने की इजाज़त दी। 1967 में त्रिलोकीनाथ पंडित इस आइलैंड तक पहुंचे। वो एक सरकारी दस्ते के साथ पहुंचे। उनकी नाव आइलैंड तक पहुंची। दूरबीन से देखा तो सेंटिनली आदिवासी दिखाई दिए, लेकिन बोट देखते ही वो जंगल की ओर भाग गए। टीएन पंडित और उनकी पार्टी ने कदमों के निशान का पीछा किया। अंदर जंगल में गए। उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। पहली बार इन लोगों के बारे में कुछ पता चल रहा था। झोपड़ियां घास और लकड़ियों की बनाई गई थी। अंदर आग जल रही थी। वहाँ शहद, सुअर की हड्डियां, लकड़ी के कुछ बर्तन, कुछ भाले और तीर भी मिले। तीर की नोक पर लोहा लगा था, जिससे पता चलता कि ये लोग मेटल से वाकिफ थे। इन लोगों की किसी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ के कुछ मेटल के बर्तन और नारियल वहाँ पे वो छोड़ आए। 1967 में ये इलाका सरकारी पहुंच से बाहर रहा। फिर 1970 में सरकार ने तय किया कि कम से कम निशानदेही जरूरी है। इसलिए 1970 में सर्वे के लिए आई एक पार्टी द्वीप पर पत्थर लगाया, जिस पे लिखा था कि यह द्वीप भारत का हिस्सा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस आइलैंड के चर्चे हुए तो 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई। दुनिया में जब एक अनछुई ट्राइब से पहला कांटेक्ट किया गया तो कुछ तरीके आजमाए जाते हैं। भाषा में बात नहीं हो सकती, इसलिए कुछ गिफ्ट देकर कांटेक्ट बनाया जाता है। साथ ही इशारों में बात करने की कोशिश की जाती है। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने भी यही तरीका अपनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनकी नाव आइलैंड के नज़दीक पहुंची, उस पर तीर चलाने लगे और एक तीर सीधा डायरेक्टर को लगा। जिस आदिवासी ने तीर चलाया था वो जोर जोर से हंसा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। टीम वापस लौट आई। 3 दिन की कोशिश के बाद टीम टापू के किनारे तक जा पाई। यहाँ उन्होंने कुछ गिफ्ट छोड़े, मसलन एक सुअर, कुछ नारियल, कुछ बर्तन, एक प्लास्टिक की कार और एक गुड़िया। यह देखने के लिए कि आइलैंड के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। पार्टी ने देखा कि लोगों ने बर्तन और नारियल तो ले लिए, लेकिन सुअर को मारकर जमीन में गाड़ दिया। प्लास्टिक की गुड़िया और कार के साथ भी यही सुलूक हुआ। उसी साल नेशनल जियोग्राफिक में सेंटिनली आदिवासी की पहली तस्वीर छपी। नीचे लिखा था, जहां शब्द नहीं तीर बोलते हैं। इसके बाद 70 और 80 के दशक में कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई। गिफ्ट लेने के लिए सेंटिनली लोग तैयार थे, लेकिन कोई ज़्यादा नज़दीक पहुंचने की कोशिश करता तो बदले में तीर से स्वागत होता। सेंटिनली लोगों से एकमात्र कांटेक्ट साल 1991 में हुआ। तब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम द्वीप पर पहुंची थी। इस टीम ने टीएन पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थी। मधुमाला के रूप में पहली बार सेंटिनली लोगों का सामना एक महिला से हो रहा था। इसका असर भी दिखा। तोहफा लेने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मधुमाला की ओर धनुष तान दिया। उसी समय एक आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोक दिया। इस दौरान पहले टीम की तरफ से पानी में बहाकर नारियल दिए गए, फिर बाद में सेंटिनली लोगों को कुछ नारियल हाथों से लेने के लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद भी कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन 1996 में सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। 2004 में सुनामी के बाद इस आइलैंड का हवाई मुआयना किया गया तो पता चला कि ये लोग सुनामी से बच गए थे। सरकार की तरफ से खाने के कुछ पैकेट भी गिराए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर देखते ही आदिवासियों ने तीर दिखाने शुरू कर दिए। मतलब था, तुम्हारी मदद की हमें जरूरत नहीं। भारत सरकार की तरफ से इस इलाके में जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन 2006 में कुछ मछुआरे यहाँ केकड़े पकड़ने चले गए थे। 3 दिन बाद उनकी लाश बीच पर दिखी। उन्हें बांस से लटकाकर बीच पर खड़ा कर दिया गया था, मानो एक चेतावनी सी जारी हो। लाश वापस ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन उस टीम पर भी आदिवासियों ने तीर से हमला किया। चूंकि सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करना मना है, इसलिए भारत सरकार का कोई नियम भी यहाँ लागू नहीं होता। मतलब इस इलाके में गए और मारे गए तो खुद की जिम्मेदारी तुम्हारी। सेंटिनली लोग आखिरी बार खबरों में आए थे साल 2018 में, जब एक ईसाई मिशनरी यहाँ पहुंचकर इन लोगों से मिलने की कोशिश की। जॉन एलन चाउ नाम का एक अमेरिकी नागरिक गैर कानूनी रूप से यहाँ पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि वो ईश्वर का वचन इन तक पहुंचाएगा। 15 नवंबर को चाउ यहाँ पहुंचा। 2 बार उसने गिफ्ट देने और गीत गाकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाउ के खत के अनुसार आदिवासी या तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे या हंस रहे थे। बोट वाले ने बताया कि उसने आदिवासियों को देखा कि वो चाउ को घसीट कर ले जा रहे थे और अगले दिन उसकी लाश बीच पर लटकती हुई मिली। भारत की तरफ से कई कोशिशें हुई कि चाउ के शरीर को वापस लाया जाए, लेकिन जो भी गया उसका तीरों से स्वागत हुआ। अब एक नज़र डालते हैं कि इन लोगों के बारे में हमें अब तक क्या पता चला है। पहली बात कि ये लोग आदमखोर नहीं हैं,
चूँकि आदिवासी मरे हुए साथियों की हड्डियाँ गले में पहनते हैं, इससे कुछ लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि वे लोग आदमखोर हैं। ये लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं और ज़मीन पर सोते हैं। इनमें आदमियों और औरतों की ऊंचाई लगभग 5 फुट के आसपास होती है। ये लोग आग जलाना नहीं जानते, लेकिन बिजली गिरने पर उसकी चिंगारी को संभाल कर रखते हैं और उसी से काम चलाते हैं। ये लोग खेती नहीं करते, बल्कि आदि मानव की तरह शिकार और खाना इकट्ठा करते हैं। इनकी भाषा अंडमान की भाषाओं से बिल्कुल अलग है। ये इलाके में 50 से 200 के बीच जनसंख्या के बीच में लोग रहते हैं और ये नाव चलाना जानते हैं, लेकिन तैर नहीं सकते हैं। सरकार की तरफ से यहाँ जाने पर पाबंदी है और ये लोग भी नहीं चाहते कि उनसे कांटेक्ट किया जाए। इसके वाजिब कारण भी हैं। साल 1858 में अंग्रेज़ों ने अंडमान को अपनी कॉलोनी का हिस्सा बनाया था। तब यहाँ के अलग अलग प्रजाति के 7,000 आदिवासी रहते थे। ब्रिटिशर्स के आने के साथ यहाँ कई सारी बीमारियाँ आईं। इन लोगों में इन बीमारियों के लिए कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं था, इसलिए 150 साल बाद इनकी संख्या सिर्फ 300 के आसपास रह गई है। अधिकतर जनजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं। सेंटिनली जनजाति एकमात्र जनजाति है जो बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखती है और इसी कारण ये बचे भी हुए हैं। यहाँ आकर आप नहीं कह सकते हैं कि विकास और तरक्की इंसान के लिए ज़रूरी है। यहाँ तो सिर्फ जीना ही काफ़ी है। तो दोस्तों, हमारी ये एक छोटी सी वीडियो थी सेंटिनली लोगों के बारे में, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।